ओके, लास्ट लेक्चर करते हैं इस चैप्टर का। इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक देखेंगे। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है आपका, वो तो एकदम सिंपल सा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 13 में, 15 में और 16 में ये थोड़े से अलग है आपके इलस्ट्रेशन। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको बोल रहा है इफेक्टिव वीक है आपका 48 घंटे का, और मशीन जो है वो काम करती है 3 जॉब्स के ऊपर। एक मशीन है जिसके ऊपर 3 जॉब होती हैं, ए, बी और सी, और तीनों जो जिसमें 30 मिनट, 20 मिनट और 130 मिनट। 130 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, सेटिंग अप टाइम है। सेटिंग अप टाइम के बारे में मैंने बताया था कि सेटिंग अप टाइम को हम कभी भी माइनस नहीं करते हैं टोटल वर्किंग आवर्स में से, वो उसमें एडेड रहते हैं। ठीक है, द जॉब्स कंप्लीटेड इन, दोनों तीनों जॉब जो है 16 घंटे में, 20 घंटे में और 12 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं, इंक्लूडिंग सेटिंग टाइम। तो उसी में सेटिंग टाइम आपका शामिल है। फैक्ट्री ओवरहेड है आपके 144 रुपए। कैसे आप ट्रीट करोगे सेटिंग टाइम को रेट निकालते समय? ठीक है, तो टोटल ओवरहेड है आपके 144, टोटल घंटे जो अपनी मशीन काम करती है 48, तो पर आवर रेट जो हो जाती है आपकी इस हिसाब से वो हो जाती है 3 रुपए पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना कैसे है? इस क्वेश्चन को हम करेंगे फर्स्ट, जिसमें आप सेटिंग टाइम को प्रोडक्टिव टाइम मान के चलते हो। सेकंड, जिसमें आप सेटिंग टाइम को अनप्रोडक्टिव टाइम मान के चलते हो। अनप्रोडक्टिव टाइम यानी वो टाइम जिस टाइम पे आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिस टाइम पे आपका कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे आइडल टाइम होता है, तो आइडल टाइम को हम क्या करते हैं, हम आवर्स में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको करनी है और बताना है कि फिर आपकी पर आवर रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला केस हम लेके चलते हैं, जब हम मानते हैं कि आपका जो सेटिंग टाइम है वो प्रोडक्टिव है। ठीक है, आप ये अज्यूम करके चलते हो कि हमारा सेटिंग टाइम प्रोडक्टिव है, क्योंकि सेटिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी मशीन की। अगर उसको चलाना है तो काम करना है, तो उसको हम प्रोडक्टिव टाइम में करेंगे कंसिडर। अगर सेटिंग टाइम प्रोडक्टिव टाइम है, तो यानी आप उसको कंसिडर करोगे अपनी टोटल टाइम में, जितने टाइम में काम हो रहा है आपका। ठीक है, तो यानी ये 16, 20 और 12, ये जो आपके टोटल 48 घंटे हैं, ये 48 घंटे ही रहेंगे, और आपकी जो पर आवर रेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 रुपए पर आवर ही रहेगी। ठीक है, दूसरा जो केस है बी, जिसमें आप इसको अनप्रोडक्टिव मानते हो। अगर आप इसे अनप्रोडक्टिव मानते हो, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी घंटे आपके ये सेटिंग टाइम में लगे हैं, इसको आइडल टाइम की तरह ट्रीट करना है, और इसे इन टोटल जो आपका टाइम है, आपका काम कर जॉब्स का, इनको कंप्लीट करने का, उसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर एक ही ए जॉब की बात करें तो 16 घंटे टोटल लगते हैं, जिसमें से 30 मिनट आपका अनप्रोडक्टिव है, यानी ए जॉब हो जाती है आपकी 15 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, ऐसे ही दूसरे जॉब जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 20 घंटे नहीं बल्कि 19 घंटे 40 मिनट में। और जो तीसरी जॉब है उसमें से आप 2 घंटे 20 मिनट निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 10 घंटे या 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो इस केस में आपके जो है 30 मिनट, 20 मिनट और ये है आपका 2 घंटे 10 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 3 घंटे। 3 घंटे आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, यानी टोटल 48 में से 3 घंटे अनप्रोडक्टिव है, तो सिर्फ 45 ही प्रोडक्टिव है। तो जो पर आवर आप निकालोगे, अब 45 के हिसाब से निकालोगे, तो पर आवर हो जाएगी, टोटल ओवरहेड 144 बटे 45, तो पर आवर रेट हो जाएगी आपकी 3 रुपए 20 पैसे पर आवर। ठीक है, अब इसको एक टेबल की मदद से आपको शो कर रखा है, तो उसमें क्या करना है हमें, ए, बी और सी तीनों जॉब लिखी हमने। ठीक है, इस जॉब को करने में जितने आवर लगे और जितनी मिनट लगी, इस जॉब को करने में आवर, मिनट, और इस जॉब को करने में आवर, मिनट। ठीक है, अब टाइम को हम अलग अलग बना लेंगे, सेटिंग टाइम और अदर प्रोडक्टिव टाइम। क्योंकि पहले केस में हम इसको भी प्रोडक्टिव मान रहे हैं सेटिंग को, तो ये हमारा अदर प्रोडक्टिव हो गया। एक प्रोडक्टिव ये भी है और ये भी प्रोडक्टिव है। ठीक है, देखो, ए में सेटिंग करने में टाइम लग रहा है 30 मिनट, टोटल है 16 घंटे, इसमें 16 घंटे लगते हैं टोटल, इसमें 20 घंटे लगते हैं टोटल, इसमें 12 घंटे लगते हैं टोटल। ठीक है, यानी अदर प्रोडक्टिव टाइम हो गया 15 घंटे 30 मिनट। यहाँ बी को सेट करने लगते हैं 20 मिनट, प्रोडक्टिव टाइम हो गया 19 मिनट 40 सेकेंड।
यहाँ लगते हैं 130 मिनट। 130 मिनट को जब आप घंटों में बदलोगे तो वो आ जाएगा 2 घंटे 10 मिनट, यानी ये हो गए आपके 9 घंटे और 50 मिनट। ठीक है, सिंपल। ये इन सब का टोटल हो गया 3 घंटे और इन सब का टोटल हो गया 45 घंटे। ओके, अब इस पे जब हमें ओवरहेड को बांटना है तो कैसे बांटते हैं, अगर आपको वो चीज याद हो, वही चीज होती है, टोटल ओवरहेड बटे टोटल बेसिस। यहाँ पे बेस क्या है अपना, मशीन आवर। ठीक है, कॉस्ट सेंटर मशीन है। टोटल इस ए वाले केस में जब सेटिंग टाइम प्रोडक्टिव है, टोटल ओवरहेड है 144, टोटल आवर है 48, 3 रुपए पर आवर। फिर हम क्या करते हैं, रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो आपका कॉस्ट सेंटर है मशीन, इसमें जितनी भी जॉब हो रही है ए बी और सी, इनमें जो बेस कंज्यूम हो रहा है, तो बेस है टोटल 48 घंटे। ठीक है, इसमें से 16 घंटे ए में कंज्यूम हो रहे हैं, 20 घंटे बी में और सी में हो रहे हैं 12 घंटे। इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों के आपके ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये हो गया आपके ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट। ये तो तब होगा जब आप सेटिंग टाइम को प्रोडक्टिव मान के चलते हो, तो उस केस में। अगर आप इसको अनप्रोडक्टिव मान के चलते हो, नॉन प्रोडक्टिव मानते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपके कितने ओवरहेड आएंगे। मैं अलग ही टेबल बनाती हूँ एक। ठीक है, अगर हम इसको प्रोडक्टिव नहीं मानते तो हम सिर्फ ओवरहेड प्रोडक्टिव टाइम के लिए निकालते हैं, आवर मिनट ये हो गया। ठीक है, तो हम सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम लेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम में ही अपनी मशीन चलती है और ओवरहेड भी प्रोडक्टिव टाइम के लिए ही आपके चलते हैं। अनप्रोडक्टिव टाइम को हम कुछ नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, बस हमारी क्या होएगा कि अब अनप्रोडक्टिव आवर 45, मतलब प्रोडक्टिव 45 बच गए, तो 144 टोटल ओवरहेड है। ये टोटल ओवरहेड, ये टोटल ऑफ बेस, ये 3 रुपए 20 पैसे हमारी पर आवर रेट जो है 20 पैसे से बढ़ गई। ठीक है, वो बिस्किट वाला आपको एग्जाम्पल याद होगा, ये बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट थे, 2 गिर गए आपके, तो अब वो 8 बिस्किट की कॉस्ट है 10 रुपए, ना कि 10 की, तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही सेम चीज हो रही है। अब देखो 30 मिनट, 16 में से 30 मिनट इसका सेटिंग अप टाइम है, यानी वो अनप्रोडक्टिव है, बच गया 15 घंटे 30 मिनट। ऐसे ही 20 घंटे में से इसका जितना भी आपका 20 मिनट थी अनप्रोडक्टिव, तो ये बच गया 19 घंटे 40 मिनट, और इसमें से भी जब आपने काटा तो ये बच गया 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, अब ओवरहेड कैसे काटनी है, ओवरहेड की रेट है आपकी 3 रुपए 20 पैसे पर आवर। ठीक है, ऊपर तो हमने क्या किया था, 16 गुना 3 के हिसाब से कर दिया। यहाँ 15 घंटे 30 मिनट है, तो ये 3 पर आवर था और हमारे पास आवर ही थे, मिनट तो थी नहीं, सीधा निकल गया था। ठीक, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो घंटा है पर आवर, जो आवर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। ठीक है, तो अगर मैं 15 को 3.2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये आ जाएगा 48। 48 तो सीधा सीधा है, बाकी बच गया 30। अब ये जो 3 रुपए 20 पैसे हैं, ये आवरली रेट है, ना कि मिनटली। ठीक है, और ये मिनट्स है, तो सबसे पहले हम मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 बटे में 60, ये आ जाएगा 0.5। इसको ये आवर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा 1.6, यानी इसका टोटल हो गया 49.6। तो जो ओवरहेड ए के हिस्से में जाएंगे वो जाएंगे 49.6। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, सबसे 19 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को आवर रेट से, तो 19 को अगर मैं 3.2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये आ जाएगा 60.8। ठीक है, अब बच गया 40 मिनट, अब इसको हम पहले आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40 बटे 60, ये आ जाएगा 0.6। अब इसको मैं आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आएगा 2.144। इन दोनों का जब मैं टोटल करूंगी आ जाएगा 62.94। ठीक है, तो इसके अंदर बढ़ जाएंगे 62.94। इस तरीके से आप सी का निकाल लोगे। तो यूं यूं हो गया दोनों की कैलकुलेशन, जब आप इनको प्रोडक्टिव मानते हो, ठीक है, या फिर आप इनको अनप्रोडक्टिव मानते हो।
ठीक है, फिर दोनों का कंपैरिजन कर लेना कि अगर आप प्रोडक्टिव मानते हो तो एक ही के हिस्से में जो ओवरहेड गए थे वो 48 गए थे, अब गए हैं 49.6, तो 1 रुपये 60 पैसे एक के अंदर ज्यादा आए क्योंकि आवर कम हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 14th इलस्ट्रेशन में। 14th इलस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं है, 14th इजी सा है। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट इतनी है, एक्सक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ इतना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन की कॉस्ट में शामिल करते हैं, तो मशीन की टोटल कॉस्ट हो जाएगी इतनी प्लस 300। एंटीसिपेटेड लाइफ 10 साल है, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू है 500, तो 500 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ जो है इसकी पूरी लाइफ की, उससे आवर में डिवाइड कर देंगे। स्ट्रेट लाइन वैसे भी डेप्रिसिएशन लगाते हो, ठीक है। ये पर एनम है आपके, ठीक है। अच्छा, अब निकाले हैं आवर्स, तो लास्ट वाली एंट्री में दे रखा है ईयर कॉन्टेंस, ईयर के हिसाब से दे रखा है, तो हमें क्या करेंगे, हम आवर निकालेंगे, वो होगा आवर पर ईयर। तो हर खर्चे को, हर स्टैंडिंग चार्ज को ईयरली बना लेना पर एनम, और फिर उसको जितने भी घंटे हम निकालेंगे उससे डिवाइड कर देना। 250 वर्किंग आवर है और दिन है, और 8 घंटा एक दिन में काम करते हो, ठीक है। तो 25 8 200, 2000, जिसमें से 20% आइडल है, तो इसका 20% इसमें से माइनस कर देंगे, 2 दूनी 4, 400, यानी ये बच गए 1600, 1600 पर आवर पर एनम, ये है आपका, ठीक है, पर एनम। और अपनी लाइफ कितनी है मशीन की, 10 साल, तो 10 साल में अगर एक साल में 1600 घंटे, 16,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकल जाएगी, सिंपल पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। ओके, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका 50। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, आपको मशीन आवर निकालने हैं, लेकिन आपको 2 मशीनों के निकालने हैं, लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन। तो बेसिकली आपको ये कह रखा है कि आपके पास 2 लार्ज मशीन है, 4 स्मॉल मशीन है, आपको एक लार्ज मशीन और एक स्मॉल मशीन, स्मॉल मशीन और लार्ज मशीन दोनों को अलग अलग करके एक एक मशीन का सारा आपको जो हमने अभी तक करा है मशीन आवर रेट वो निकालनी है, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास 2 तो लार्ज मशीन है और 4 स्मॉल मशीन है, ठीक, तो एक लार्ज मशीन और एक स्मॉल मशीन, इनकी हमें मशीन आवर रेट निकालना। ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 क्वार्टर ऑफ द वर्कशॉप। हर एक लार्ज मशीन के पास, जो हम रेंट बांटेंगे फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांटते हैं ना, ये फ्लोर एरिया बोल रहा है, लार्ज मशीन के पास 1/4 फ्लोर एरिया है, स्मॉल मशीन के पास इसका आधा है, यानी 1/8, ठीक है। एंड फुली एम्प्लॉयज 3 वर्कर्स, ये जो है लार्ज मशीन, ये 3 वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, ठीक है। ईच लार्ज मशीन, हर लार्ज मशीन, और लार्ज मशीन है 2, हमारे पास 2 लार्ज मशीन है और हर लार्ज मशीन 2 लोगों को एम्प्लॉय करती है, यानी कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है, सॉरी 3 लोगों को एम्प्लॉय करती है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है, 6 को, ठीक है। ईच स्मॉल मशीन ऑक्यूपाइज हाफ द स्पेस ऑफ द लार्ज मशीन, कर लिया हमने, स्पेस निकाल दिया। फुल्ली एम्प्लॉयज 2 वर्कर्स, 2 वर्कर को, तो 3 स्मॉल मशीन 2 वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, 4, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। इतने वर्कर लार्ज मशीन में लगे हुए, इतने वर्कर स्मॉल। अब ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि आपका इसके अंदर जो एक रेशो बनेगा ये, ठीक है, और इस रेशो में आप बांटोगे कुछ लाइटिंग का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा आपको वर्कर्स एम्प्लॉयड के रेशो में बांटना है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ये रहा, लाइटिंग का खर्चा अपोर्शन इन द रेशो वर्कर्स एम्प्लॉयड। तो वर्कर कितने एम्प्लॉय हैं, 2 लार्ज मशीनों पे 6 वर्कर, और ये, तो ये रेशो बनेगा 6:8, इस रेशो में बटेगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ईच 6 मशीन इज एस्टिमेटेड टू वर्क, इतना ईच मशीन का मतलब है हर एक मशीन, 6 की 6 नहीं, एक एक मशीन 1440 घंटे चलती है, ठीक है। तो यानी पर ईयर अपने पास आवर आ गए एक मशीन के 1440 घंटे। While the effective working life is taken as 12,000 working hours for each large machine, हर एक लार्ज मशीन पूरे साल में 12,000 घंटे चलती है और हर एक स्मॉल मशीन पूरे साल में 9,000 घंटे चलती है। तो जो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे वो 12 और 9 के हिसाब से निकालोगे। लार्ज मशीन की कॉस्ट है 2 लाख, स्मॉल मशीन की कॉस्ट है 40 लाख एक मशीन की, ठीक है। ईच की बात हो रही है, स्क्रैप वैल्यू है 40,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली ईच की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालोगे तो लार्ज की निकलेगी 2 लाख माइनस 40,000 और स्मॉल की निकलेगी 40,000 माइनस 1,000, इसको इसको डिवाइड कर दोगे 12,000 से, इसको डिवाइड कर दोगे 9,000 से, ये हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन, दोनों की बट जाएगी अलग अलग।
उसके बाद आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑयल, आर एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर ईच। अच्छा, लार्ज मशीन के लिए इसकी कॉस्ट है ऑयल की 60,000, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। ये आपका मशीन चार्ज है, ठीक है, 60,000 है इसकी। अब ये 60,000 है आपकी पर एनम, सॉरी लाइफ टाइम, इफेक्टिव लाइफ, पूरी लाइफ की, ठीक है। ईच लार्ज मशीन यानी एक लार्ज मशीन की, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही एक मशीन का है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, लार्ज मशीन पूरे अपनी लाइफ टाइम में 12,000 घंटे काम करती है और ये पूरी लाइफ टाइम का खर्चा है, तो इसको हम 12,000 से डिवाइड कर देंगे पर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 9,000 से, ये पर आवर आ जाएगा, ठीक है। पावर कंजम्पशन है 50 पैसे पर यूनिट। अमाउंट्स फॉर ए लार्ज मशीन, एक लार्ज मशीन 20 यूनिट पर आवर यूज करती है, ठीक है। तो यानी 20 गुना में 50 पावर की आ गई लार्ज की। स्मॉल की आ जाएगी, ये 2 यूनिट यूज करती है, तो 50 गुना में 2, सिंपल। पावर क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया, रिपेयर क्लियर हो गया। 3 ही मशीन चार्ज है, तीनों के तीनों क्लियर हो गए, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधी सीधी अब ऐसे ये हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं आगे जहां पे आपको कैलकुलेशन करने को बोला गया है, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस पे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस आपको सारे सारे निकाल के टोटल करके फिर आवर से डिवाइड करना। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, टेकिंग ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एज ए बेसिस। कभी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है ईयर के हिसाब से निकालो, कभी आपको निकालना होता है मंथ के हिसाब से, अब आपको निकालना है 3 मंथ के हिसाब से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 3 मंथ में हमारी मशीन कितने घंटे काम करती है। तो 3 सारे जितने भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं, सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस आप 3 महीने के लिए निकालेंगे, फिर उसको इन आवर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो सब हम स्टैंडिंग चार्जेस ही निकालते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस 3 मंथ्स एंड पर आवर। पहले ये निकाल लेते हैं 3 महीने में हमारी मशीन कितने घंटे काम। देखो यहाँ आपको कह रखा है कि आपकी मशीन 1400, हर एक मशीन 1440 घंटे काम करती है पूरे साल के लिए, ठीक है। तो हम 3 महीने के लिए निकाल लेंगे। हमारी मशीन, कोई भी एक मशीन 12 महीने में 1440 घंटे काम करती है, तो 3 महीने के लिए वो कितने घंटे काम करेगी। सबसे पहले तो ये निकाल लो, तो 1440 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 360 आवर्स। एक चीज सोल्व हो गई। हमें पर आवर निकालने के लिए 360 से डिवाइड करना है स्टैंडिंग चार्जेस को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम खर्चे देखते हैं। सबसे पहला स्टैंडिंग चार्ज है रेंट, ठीक है। सबसे पहले रेंट दे रखा है पूरे साल के लिए, इसको पहले 3 महीने का निकालो। 12 महीने के लिए 3 महीने का निकालो, 8,000 आ जाएगा। आ गया 8,000, ओके। लार्ज मशीन, स्मॉल मशीन, लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन, ठीक है। एक एक लार्ज मशीन और एक एक स्मॉल मशीन की बात हो रही है यहाँ पे। 8,000 आ गया आपका रेंट 3 महीने का। अब ये 8,000 में से रेंट आपका बढ़ता है स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पे। क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि आपकी जो लार्ज मशीन है, ठीक है, ईच लार्ज मशीन यानी एक लार्ज मशीन 1/4 हिस्सा ऑक्यूपाई करती है वर्कशॉप का, ठीक। इस रेंट का 1/4 हिस्सा आपका लार्ज मशीन का एक। अगर वहां पे ये लिखा होता कि सारी लार्ज मशीन का, तो पहले हम इसे 1/4 डाल के 2 से भी डिवाइड करना पड़ता, लेकिन वो ईच लार्ज मशीन, एक लार्ज मशीन का ही बोल रहा है, उसका
ये हो जाएगा 2000। ठीक है, फिर आपको कह रखा है कि जो ईच स्मॉल मशीन है वो इसका आधा ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसका रेंट जो होगा वो इसका आधा या इसका 1/8 हमने जो निकाला था ऊपर रेशो, यहाँ हमने रेशो निकाला था 1/4 और इसका आधा 1/8। ठीक है, बट गया रेशो में, तो इसका आ गया स्मॉल मशीन का आ गया 1000। ठीक है, अब रेंट के बाद आता है लाइटिंग। लाइटिंग बोल रहा है आपको 18,200 पूरे साल का। तो सबसे पहले तो 3 महीने का निकालो। ओके, ये आ जाएगा आपका 4,550। ठीक है, किस रेशो में बांटना है? वर्कर्स एम्प्लॉयड, और वर्कर्स एम्प्लॉयड का रेशो हमने यहाँ निकाला था। 2 लार्ज मशीन है, दोनों पे 3 वर्कर काम करते हैं, 3-3 वर्कर। ठीक है, 3 वर्कर पे 3 वर्कर उस पे, टोटल काम करते हैं 6 वर्कर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तो 6/8 आया था, इसको आप 6:8 में अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, ओके, 4550 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 14, ये आएगा 1950 लार्ज मशीन के लिए। लेकिन ये जो 6:8 किया था हमने, ये 6 वर्कर 2 लार्ज मशीन पे काम करते हैं और हमें सिर्फ एक का चाहिए। ठीक है, तो हम इसका आधा कर लेंगे। इसका जब मैं आधा करूंगी तो ये आ जाएगा 975। ठीक है, इसी तरीके से जो 4550 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 14, ये आएगा आपका 2600। ठीक है, लेकिन ये जो 8 हमने निकाला था, ये 4 मशीनों पे काम करता है और हमें एक ही चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगी, 4 से डिवाइड, ये आ जाएगा 650। ठीक, ओके। अब जो अगला आपका स्टैंडिंग चार्ज है वो है ये रहा, मैनेजर की सैलरी। मैनेजर जो है उसको आप 48,000 रुपये पूरे साल के पे करते हो। वर्कशॉप सुपरवाइज करता है वो, लेकिन उसका सिर्फ आधा टाइम ही इसमें लगता है, यानी जो मशीनें देखता है वो सिर्फ आधे टाइम देता है, आधे टाइम में वो दूसरा काम करता है, जो विच इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द 6 मशीन। वो सारा का सारा 6 मशीन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है। देखो, मैनेजर की सैलरी, सबसे पहले तो इस 48,000 को 3 महीने का बनाओ, 12 महीने का ये, इसको 3 महीने का 12,000 आ गया। ठीक है, अब 12, लेकिन ये 12,000 भी पूरा, इसकी जो सैलरी है पूरी की पूरी अपनी मशीनों को संभालने की नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप में सिर्फ ये आधा टाइम ही निकालता है, तो आधी सैलरी ही अपनी वर्कशॉप से रिलेटेड है। अब इसका आधा करो, ठीक है, ये हो जाएगा 6,000। और ये 6,000 भी क्या है, सभी 6 मशीनों में इक्वली बटता है। अपने को तो एक एक मशीन का चाहिए, तो चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल, सब में इक्वली बटता है। 6 मशीन है टोटल, 1,000। मैनेजर की जो सैलरी आएगी वो 1,000 तो एक लार्ज मशीन की है और 1,000 ही एक स्मॉल मशीन की है। ठीक है, आ गया तीनों स्टैंडिंग चार्जेस, इनका कर लो टोटल। तो ये इसका टोटल आएगा आपका 3,975 और इसका टोटल आ जाएगा 2,650। ठीक है, ये पर 3 मंथ हो गए, और एक 3 महीने में 360 घंटे अपनी मशीन चलती है। इसको कर दो 360 से डिवाइड, इसको कर दो 360 से डिवाइड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11.04 और ये आ जाएगा 7.36। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है वो क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट, बस उसके हिसाब से आप चलते रहो। लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज बताऊंगी कि आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाकी तो सिंपल है। टाइम एक बार मशीन आवर निकल गए, उसके बाद सारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ मशीन आवर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, टोटल जितने आवर है उससे डिवाइड कर दो, मशीन आवर रेट आ जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसमें वर्किंग आवर निकालना कैसे निकलेगा वो दिखाऊंगी। हमें चाहिए वर्किंग आवर, कितने घंटे काम करती है आपकी मशीन।
ठीक है, इस मशीन के वर्किंग आवर्स। ओके, अज्यूमिंग दैट द मशीन रूम विल वर्क 90% कैपेसिटी, इसका मतलब है आपके जितने भी आवर आते हैं ना वर्किंग आवर, आपकी मशीन सिर्फ 90% कैपेसिटी पे काम करती है, मतलब 10% तो वो खाली पड़ी, मतलब वो चलती ही नहीं है। इस 90% में से भी एक ब्रेकडाउन का अलाउंस बना रहे हो आप। अलाउंस का मतलब है कि अगर ब्रेकडाउन हो गया तो 10% हम उसका अलाउंस बना के चलते हैं। ठीक है, इसका काम आएगा आगे, बाद में दिखाती हूँ। 3 हॉलीडे, दिवाली की 3 छुट्टी होती है आपकी, 3 दिन मशीन नहीं चलती। 2 होली की छुट्टियां हैं, 2 दिन मशीन नहीं चलती। 2 क्रिसमस है, 2 दिन इसके लिए मशीन नहीं चलती। एक्सक्लूसिव ऑफ संडे, मतलब संडे के अलावा, और संडे पे तो चलती ही नहीं है मशीन। ठीक है, संडे होते हैं 52। फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स डे ऑन 5 डेज ए वीक। संडे निकाल दिया हमने, 6 दिन बच गए, बाकी 5 दिन आपकी मशीन 8 घंटे चलती है। और सैटरडे को जो 52 होते हैं नंबर में, 5 घंटे चलती है। ठीक है, और नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइप है 50। 50 आपकी मशीन है। ठीक है, तो हम निकालते हैं वर्किंग आवर। एक साल के निकाल लें, एक साल में दिन होते हैं 365, जिसमें की सारी हॉलीडेज निकाल दो आप। ऊपर देखिए हमने हॉलीडेज 52 तो संडे, प्लस 3 दिवाली की छुट्टी, प्लस 2 होली की छुट्टी, प्लस 2 क्रिसमस की छुट्टी। कितने दिन निकल गए ये? 59 दिन। बच गए 306 दिन। 306 दिन ये है हमारे वर्किंग ना काम होता है। ठीक है, इनमें से भी सैटरडे जो कि 52 होते हैं पूरे साल में, 5 घंटे काम होता है, और बाकी के दिन 8 घंटे काम होता है। तो अगर 306 में से मैं 52 निकाल दूं तो मेरे पास बचेंगे 254 दिन। 254 दिन 8 घंटे काम होता है, 52 दिन 5 घंटे, तो यानी टोटल आपका 2032 प्लस 260, इतने घंटे काम होता है पूरे साल में, 2292। ये हो गए वर्किंग। ठीक है, वर्किंग आवर्स पूरे साल के। बट आपकी कैपेसिटी कम है भाई, 90% कैपेसिटी पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, इसका सिर्फ 90% आप काम करते हो। ऊपर आपको दे रखा है 90% कैपेसिटी पे चलती है आपकी मशीन, इसका 90% ही आप काम करते हो। कितना? इतना। इसमें से भी 10% आपका अलाउंस है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स का, मतलब ये वाला ब्रेक डाउन का, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो उसका 10% अलाउंस बना के चलते हो। ठीक है, तो इसका 10% हो जाएगा मान लो 206। तो एक्चुअल जो आवर है आपके, जहां जब आपकी जो मशीन है वो काम करती है, वो है 1857। तो जितने भी खर्चे आप पर आवर निकालोगे वो 1857 के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, बस ये आपको देखना था कि टाइम कैसे कैलकुलेट होएगा। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।